आज बहुत दिनों के बाद कंपनी की तरफ से सबको कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी। रवि और उसके साथियों ने राजपुर जाने की योजना बनाई। सब जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। सुबह सब गांव की तरफ निकल पड़े। रवि और उसके सभी साथी दोस्त मज़ा करते हुए आ रहे थे। गांव दूर होने के कारण जाते जाते रात हो गई थी। कुछ देर बाद उन्हें हाईवे पर एक ढाबा दिखा। कार को ढाबे के पास रोका। सब ढाबे पर बैठकर चाय का आनंद लेने लगे। रवि ने ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब, हमें राजपुर जाना है, यहाँ से कितनी दूरी पर पड़ेगा? साहब, यहाँ से राजपुर ज़्यादा दूरी पर नहीं है। हाईवे से उतरने के बाद आपको एक जंगल दिखेगा। जंगल के रास्ते से होकर आप सब उस गांव में पहुंच जाएंगे। कुछ देर बैठने के बाद सभी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तभी ढाबे वाले ने उसे रोका। क्या हुआ? साहब, इतनी रात को आप लोग इस गांव में मत जाइए। क्यों? साहब, अक्सर जो भी लोग उस जंगल से होकर गुजरते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ देर पहले ही एक फैमिली मेरे ढाबे पर आई थी। वो भी इसी जंगल से होकर गांव जाने लगे। अगली सुबह जब मैंने अखबार देखा तो मैं हैरान रह गया। उनकी मौत की खबर अखबार में छपी हुई थी। यही नहीं, इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। रवि और उसके दोस्तों ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया और गांव की तरफ निकल पड़े। उन्हें एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। अंधेरी रात, दूर दूर तक कोई इंसान या इंसान का नामो निशान तक नहीं था। अचानक मेहुल, जो ड्राइव कर रहा था, उसने गाड़ी रोक दी। मेहुल, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मेहुल ने घबराते हुए बोला, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने और बाकी सभी दोस्तों ने ध्यान से सुनने की कोशिश करी। हमें जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश बोला, अरे ये जोर जोर से कौन हंस रहा है, वो भी इतनी रात को? तभी ब्रिजेश ने इशारा करते हुए बोला, वहाँ कोई है। सभी ये देखकर डर गए। अब उन्हें उस ढाबे वाले की बात याद आने लगी। कोई भी उसकी तरफ ध्यान मत देना और अपने सर नीचे की तरफ झुका लेना। सब ने अपना सर नीचे झुका लिया, लेकिन मेहुल उसे देख ही रहा था। धीरे धीरे वह औरत इनकी ओर ही आने लगी। उसकी लाल लाल आंखें और हवा में उड़ती बाल सबको डरा रहे थे। मेहुल ने गाड़ी यू टर्न ली और तेज़ी से ढाबे पर पहुंचा दी। अब जाकर उनकी सांसों में सांस आई। सब भागते भागते ढाबे के अंदर आए। उन्हें घबराया हुआ देख ढाबे वाले ने पूछा, क्या हुआ साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? उन्होंने सारी बात बताई। मैंने पहले ही कहा था कि आप सब वहाँ मत जाइए, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। सबने ढाबे पर रात बिताई। सुबह होते ही वह शहर चले गए और गांव की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखा। रात के 2 बजे का वक्त था। चारों ओर बस घनघोर अंधेरा ही अंधेरा छाया था। सरसराहट की आवाज़ के साथ हवा चल रही थी। दूर कहीं सियारों के रोने की भयानक आवाज़ें आ रही थीं। सब जगह सन्नाटा पसरा था। कमल, अरिजीत और सुशांत तीनों पार्टी से लौट रहे थे। पार्टी में सबने खूब पी रखी थी। काफ़ी समय बाद तीनों दोस्त आपस में मिले थे, तो एंजॉय करना तो बनता ही था। तीनों दोस्त शहर से काफ़ी दूर पार्टी में आए थे। ये पार्टी उनके किसी खास दोस्त के घर रखी थी। लौटते वक्त तीनों आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें किसी सुनसान जंगल से होकर गुजरना था। दरअसल उनके घर लौटने के समय वो रास्ते में ही पड़ता था। जंगल काफ़ी घना था और गहरा था। लोगों की मान्यता के अनुसार जो इस जंगल में रास्ता भटक जाए फिर उसका वापस लौटना नामुमकिन के बराबर था। और रात के वक्त तो इस जंगल से गुजरना मानो साक्षात मौत के मुंह में जाना था। लेकिन इस बात से अनजान तीनों यार उसी रात उसी खौफनाक रास्ते से सफ़र कर रहे थे। सुशांत कमल से कहता है,
अरे यार कमल, गाड़ी तेज चलाना, क्या बैलगाड़ी की तरह चला रहा है। कमल कहता है, अरे भाई पागल हो गया है क्या, 90 की स्पीड से भाग तो रही है गाड़ी, इससे फास्ट और क्या चलाऊं। तीनों दोस्त पूरी तरह नशे में मदहोश थे। सुशांत ने कहा, तुम चुप रहो, और हाँ, गाड़ी गाड़ी अरिजीत चलाएगा। अरिजीत ने कहा, मानना पड़ेगा यार, आज तो मज़ा ही आ गया ना। सुशांत ने कहा, हाँ यार, सोचा नहीं था कि पार्टी में इतने लोग आएंगे। अरिजीत ने कहा, हाँ यार, मज़ा तो बहुत आया, मगर हमने ये प्लान घर वालों से छुपाया था, उसका बड़ा अफसोस हो रहा है यार। सुशांत ने कहा, अगर छिपाते नहीं तो क्या हमारा प्लान सक्सेस हो पाता, बीवियाँ हमारी क्लास ले लेती, सो अलग। कमल भी पीछे बैठे बैठे दोनों दोस्तों की बातें सुन रहा था। उसका ध्यान गाड़ी चलाने में नहीं था। तभी अचानक से सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा नजर आया। अरिजीत ने कहा, सामने देख। कमल ने सामने मुड़कर देखा और स्टीयरिंग संभाला और चिल्लाते हुए झट से हैंड ब्रेक को पूरी ताकत से खींच लिया। लेकिन गाड़ी रुकती उससे पहले ही सामने खड़े आदमी को गाड़ी ने उड़ा दिया। और चिल्लाने की आवाज़ के साथ ही वह आदमी उछलकर कुछ दूर जा गिरा। गाड़ी भी साथ में बंदी हो गई थी। अरिजीत ने कहा, ये कैसे हो गया। तीनों अचानक हुई इस घटना से कांप गए। डर के मारे जल्दी से तीनों गाड़ी से बाहर निकले। अरिजीत ने घबराते हुए कहा, ये तूने क्या किया कमल। सुशांत ने डरते हुए कहा, जो भी था गाड़ी से टक्कर मारकर गिर गया, और गिरा नहीं, मेरे ख्याल से शायद ये मर गया होगा। अरे यार, क्या हो गया ये सब। अब तो मर्डर केस में अंदर जाएंगे हम लोग। सीधा केस बनेगा कि शराब के नशे में किसी को गाड़ी से उड़ा दिया। चुप हो जाओ तुम दोनों, कमल चिल्लाते हुए बोला। कमल ने बोला, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। जो हुआ अचानक हुआ है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अरिजीत ने कहा, लेकिन अब हम क्या करें। कमल ने कहा, सबसे पहले तो उस आदमी को ढूंढते हैं जो गाड़ी से टकराया था। अगर जिंदा हुआ तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। सुशांत ने इस बात पर कहा, यार लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बचा होगा, गाड़ी बहुत फास्ट थी, उसका मरना तो तय है। साले को हमारी गाड़ी के आगे मरना था। कमल ने कहा, शांत हो जाओ यार। अरिजीत ने कहा, ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। तीनों आसपास उन्हें ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन धुंध बहुत हो रही थी, जिसके कारण उन्हें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तीनों काफ़ी देर तक सड़क किनारे उसे ढूंढते रहे, कभी झाड़ियों में तो कभी आसपास पेड़ों के नीचे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो थक हार कर वो सब वहीं बैठ गए। अरिजीत ने कहा, सब जगह देख तो लिया पर कहीं कुछ नहीं मिला। सुशांत ने कहा, लेकिन यार ये कैसे पॉसिबल है, हम सब ने अपनी आंखों से देखा था उस आदमी को, उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ आई थी। कमल ने कहा, मुझे लगता है हम जो कर सकते थे हमने वो किया, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सुशांत ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन रात को यहाँ मारे मारे फिरने से अच्छा है कि जो हुआ उसे भूल जाते हैं और घर चलते हैं। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, जो होना था वो हो गया, चलो चलते हैं। तीनों वापस कार में बैठ गए। कमल ने गाड़ी चालू की। तभी अरिजीत ने कहा, यार मुझे जोर की लगी है, 2 मिनट रुको ना, मैं हल्का होकर आता हूँ। कमल ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आइयो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अरिजीत ने कहा, अरे भाई ठीक है। कपिल झाड़ियों में गया और हल्का होने के लिए अपनी पैंट की जिप खोली। बीच जंगल में हल्का होने का मज़ा ही कुछ अलग है। हल्का होने के बाद जैसे ही वह पीछे मुड़ा, आ डर के मारे उसकी भयानक चीख निकल पड़ी, गाइस जल्दी आओ, यहाँ किसी की लाश पड़ी है। इतने में ही अरिजीत की आवाज़ सुनते ही सुशांत और कमल भागे भागे वहाँ चले आए। कमल ने कहा, क्या हुआ। अरिजीत, क्या क्या क्या, क्या देखा तूने ऐसा। अरिजीत ने सही कहा था, वहाँ एक लाश थी,
जो कि पेड़ से लटक रही थी, मगर वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद अरिजीत की थी। ओ माय गॉड। हाँ। हाँ। सुशांत जोर जोर से रोने लगा। कमल भी बिलख पड़ा था। ये कैसे मुमकिन था? ये कोई सपना तो नहीं था। पर जैसे तैसे कमल ने सुशांत को संभाला। अभी 1.5 मिनट पहले ही जिस अरिजीत ने आवाज़ दी थी वहाँ उसकी लाश है। वही अरिजीत लवारिस लाश की तरह पेड़ से लटका हुआ था। कमल और सुशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ असल में हो क्या रहा है। दोनों बिल्कुल निशब्द होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ऐसा अनुभव कभी भी उन्होंने पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं किया था। सुशांत का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसका तो गला भी सूख गया था। सुशांत ने कहा, ये क्या हो गया? अभी अभी 1.5 मिनट पहले तो तू हमारे साथ था और अब हमें ऐसे अकेले छोड़कर चला गया। इतनी भी दया नहीं आई तुझे भगवान। सुशांत पागलों की तरह चीख चीख कर रहा था और बार बार अपना सर पीट रहा था। कमल ने उसे संभाला और उठाया। कमल ने कहा, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। तू सुन रहा है ना? चल यहाँ से। लेकिन हम अरिजीत को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते थे, सुशांत ने रोते हुए कहा। तुम समझ नहीं रहे हो सुशांत। तुम्हें क्या लगता है अरिजीत क्या खुद यहाँ लटका है? उसे मारा गया है। इट्स अ मर्डर। अगर तुम नहीं चाहते कि हमारा भी यही हाल हो तो जल्दी चलो यहाँ से, सुशांत ने कहा। पर कमल ने सुशांत का हाथ पकड़ लिया और खींचकर गाड़ी तक ले गया। तभी अचानक सब शांत हो गया। पूरी की पूरी धुंध हट गई। अब तक जो दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज़ आ रही थी वह भी बंद हो गई। छन 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 ऐसी आवाज़ें जोर जोर से वहाँ पर किसी के हंसने और घुंघरू की आवाज़ साफ साफ दोनों के कानों में गूंज रही थी। आखिर हो क्या रहा था यहाँ? जल्दी गाड़ी में बैठ, कमल चिल्लाया। सुशांत और कमल दोनों गाड़ी में सवार हो गए। लाख कोशिश करने के बावजूद गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। हंसने की आवाज़ें और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। कमल और सुशांत दोनों सिर से पांव तक कांप रहे थे। डर के मारे दोनों के पैरों में कपकपी छूट गई। कमल ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और अपने घर पर कॉल करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क होने के बावजूद भी कॉल नहीं लग रहा था। कमल ने कहा, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। तुम हो कौन और हमसे चाहते क्या हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? धीरे धीरे सामने एक परछाई दिखाई दी। उस घनघोर अंधेरे में साक्षात कोई राक्षस नजर आ रहा था। वह साया धीरे धीरे कमल और सुशांत की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह नजदीक आ रहा था दिल की धड़कन तेज हो रही थी। धक 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 धक। अब ठीक गाड़ी के सामने वह साफ नजर आ रहा था। वहाँ लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा उसके घुंघराले बालों से ढका हुआ था, जिसके कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके हाथों से खून टपक रहा था, मानो किसी रक्त के प्याले में हाथ डुबे हों। मौत सामने खड़ी थी। दोनों कुछ कर पाने की हालत में नहीं थे। तभी सुशांत और कमल को टन 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 की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। कमल ने हमसे कहा, हमें गाड़ी जल्दी से निकाल कर भागाना होगा, शायद कहीं से मदद मिल जाए। वहाँ शायद कोई मंदिर है। अगर एक बार हम उस मंदिर में चले गए तो वो आत्मा हमें नहीं मार पाएगी। सुशांत ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता कमल। तुमने देखा ना अरिजीत के साथ क्या हुआ, अब हमारे साथ भी वही होगा। सुशांत अरिजीत की मौत से सदमे में आ गया था और पूरी तरह से निराश था। कमल ने कहा, नहीं यार, हम दोनों इस बार से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हम दोनों इस मायाजाल में नहीं फंसेंगे। कमल ने सुशांत का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों गाड़ी से उतरकर भागने लगे। वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी। देखते ही देखते
दोनों वहाँ से काफ़ी दूर निकल गए थे। ये रात का तीसरा पहर था। माना जाता है कि इस समय बुरी शक्तियों की शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती हैं। कमल कहता है, वो देखो सामने, वहाँ मेरे महादेव का मंदिर है। हमें कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचना होगा अगर हमें ज़िंदा रहना है तो। मंदिर की घंटियाँ आपस में टकराकर ज़ोर ज़ोर से बज रही थी। कमल और सुशांत दोनों पूरी तरह से हाँफ रहे थे। दोनों उस ऊंचाई पर स्थित मंदिर की ओर भाग रहे थे। अंधेरे में ठोकर लगने के कारण दोनों के पैर लहूलुहान हो गए थे, पर ये घाव मौत से ज़्यादा कष्टदायी नहीं थे। दोनों मंदिर परिसर में पहुंच चुके थे। मंदिर में वो प्रवेश करने ही वाले थे कि तभी आवाज़ आती है, आह, सुशांत बचाओ मुझे। जैसे ही सुशांत ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी पत्नी श्रेया खड़ी थी। पूरी तरह से खून से लथपथ थी वो। हाथों और पैरों से भी खून निकल रहा था। चेहरे पर भी किसी के नाखूनों की खरोंचने के निशान थे। श्रेया को इस हालत में देखकर सुशांत हक्का बक्का रह गया। सुशांत ने कहा, बचाओ मुझे, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। आह, जल्दी आओ सुशांत। सुशांत ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ खतरा है, जल्दी ऊपर आ जाओ। अरे, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरी मदद करो, श्रेया रोते हुए बोल रही थी। सुशांत ने कहा, वहीं रुको, मैं आता हूँ। सुशांत श्रेया की ओर बढ़ने वाला था कि तभी कमल ने कहा, नहीं, ये एक माया जाल है हमें मारने के लिए। ये श्रेया भाभी नहीं है, ये कोई और ही है। ये मंदिर में प्रवेश कर नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें नीचे बुला रही है। उस पर ध्यान मत दो, जल्दी मंदिर में चलो। अगले ही क्षण श्रेया बेहोश होकर गिर पड़ी। सुशांत ने चिल्लाया, श्रेया, होश में आ साले ढक्कन। ये कहते हुए कमल ने एक जोरदार थप्पड़ सुशांत को मारा। सुशांत ने जैसे ही मुड़कर श्रेया की तरफ देखा, अब वहाँ श्रेया की जगह कोई और ही था। वही लाल साड़ी, वही बाल और वही औरत। कमल ने देखा, उधर काफ़ी खौफनाक नज़ारा था। कमल ने कहा, देख देख उधर, क्या दिखाई दे रहा है तुझे? मैंने पहले ही कहा था ना कि वो तेरी बीवी नहीं है, ये एक जाल है हमें मारने के लिए सिर्फ। अब जल्दी से भाग कर। कमल और सुशांत दोनों मंदिर में घुस गए। महादेव के आशीर्वाद से वह औरत मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकी। वे सुबह 8 बजे तक वहीं से हिले भी नहीं। पूरी रात उन्होंने डर डर के कैसे काटी थी, ये सिर्फ वही जानते थे। कमल का इस दुनिया में अपने चाचा के अलावा कोई और नहीं था। सुशांत और कमल की शादी पहले ही हो चुकी थी। जॉब के चक्कर में उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा। तीनों बचपन के दोस्त थे और कई सालों बाद मिले थे। अभी 1-1.5 साल महीना ही हुआ था उनको एक दूसरे से मिले हुए, और ये सब हो गया। काफ़ी सोच समझ कर उन्होंने प्लान बनाया था पार्टी करने का, लेकिन ये पार्टी उनकी ज़िंदगी ही बदल देगी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। सुबह जल्दी कमल ने अपने अंकल को फ़ोन करके बुला लिया। फिर चाचा ने ही वहाँ से उन्हें पिकअप किया। दूसरे दिन सुबह 12 बजे कमल और साथ ही सुशांत ने अपने साथ जो बीती हुई बात थी वो सारी की सारी चाचा को बताई। कमल ने बताया, आपको भी हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना चाचा? चाचा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, पर तुम दोनों जो बता रहे हो उस पर किसी का भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। तुम लोगों ने कल रात बहुत शराब पी रखी थी, हो सकता है ये सब उसी का नतीजा हो। और जहाँ तक अरिजीत की बात है, पड़ा होगा कहीं पे वो टल्ली होकर। सुशांत ने कहा, अगर आपको यकीन ना हो तो चलिए फिर से उस जंगल में। आपको नहीं पता कि कल रात हम पर क्या गुजरी थी। मैंने अपनी आंखों से अपने दोस्त को मरते हुए देखा था, और साथ ही श्रेया को। लेकिन श्रेया तो 2 दिन से घर पर है, तो फिर क्या था वो सब? मैं अपने आप पर कंट्रोल खो रहा हूँ, मैं पागल हो जा रहा हूँ। चाचा ने कहा, ठीक है, चलो वहाँ, तुम दोनों की तसल्ली के लिए मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कमल, उसके चाचा और सुशांत गाड़ी में बैठकर वापस जंगल में गए।
लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और था। जब सब उस पेड़ के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पर अरिजीत की लाश नहीं थी, ना ही गाड़ी के टायर के निशान थे, और वह जंगल भी एकदम शांत था, बाकी जंगलों की तरह। चाचा ने कहा, देख लिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने जो कहा था कि इस पेड़ पर अरिजीत की लाश लटक रही है और तुमने श्रेया को मरते हुए देखा है, मुझे दिखाओ ना, कहाँ है वो सब। सुशांत ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? हमने खुद देखा था कल रात, इसी जगह पर अरिजीत की डेड बॉडी थी। चाचा ने कहा, कुछ भी तो नहीं है। कमल ने कहा, पर चाचा हम सच बोल रहे हैं। चाचा ने कहा, बस अब बहुत हो चुका है नाटक, झूठ बोलने की भी एक हद होती है यार। ऐसा भद्दा मजाक कैसे कर सकते हो तुम लोग? सब पता है मुझे, अरिजीत ने शराब ज़्यादा पी ली होगी और उसके बाद घर वालों को मालूम ना पड़े, इसीलिए तुम सबने मिलकर एकदम गजब का प्लान बनाया है। बहुत गजब के टोबीबाज लोग हो तुम। घर वालों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है ये तो वो कमीना अच्छे से जानता है, और मेरे पास उसके घर वालों के कॉल आ रहे थे पूरी रात को। सब खामखा परेशान हो रहे होंगे। अब सीधी सी बात है, अरिजीत को बोलना अपने सीधा घर चले जाए, और मैं जा रहा हूँ घर। ये कहते हुए कमल के चाचा गाड़ी में बैठकर चले गए। कमल और सुशांत अब भी वहीं खड़े थे। सुशांत कपिल के घर वालों को क्या जवाब देगा, यही सोच रहा था। सुशांत ने कहा, यार कपिल के घर वालों को क्या जवाब देंगे? कोई हम पर यकीन नहीं कर रहा है, पुलिस को सब सच सच बता दें। कमल ने कहा, लेकिन एक बात बता, पुलिस को बताएगा क्या? कौन मानेगा ये आत्मा वाली बात? कौन मानेगा कि हमारे दोस्त को कोई आत्मा ने मारा है? उल्टा हमें ही फांसी पे टांग देंगे वो। इसके बाद कमल ने कहा, वो औरत कौन थी और हमारे ही साथ ऐसा क्यों कर रही थी? क्यों मारा उसने अरिजीत को? क्या अरिजीत का उससे कोई लेना देना था? सुशांत ने कहा, अरिजीत मारा गया, अब वो आत्मा हमें भी टारगेट करेगी। कल रात तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाने के कारण वो आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, पर वो हमें नहीं छोड़ेगी। सुशांत ने कहा, कल रात तेरी ही वजह से मैं बच पाया था, नहीं तो अरिजीत की तरह मैं भी। कमल ने कहा, चुप कर, तू मेरा दोस्त है यार, तुझे मारने के लिए छोड़कर मैं कहाँ तक भाग सकता था। अरिजीत की दर्दनाक मौत के कारण दोनों काफ़ी डरे थे, मगर कहीं अरिजीत के परिवार वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी तो ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब आगे क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको। शाम को कमल के पास सुशांत का फ़ोन आया। कमल, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ जा, एक प्रॉब्लम हो गई है। कमल ने कहा, पर क्या हुआ वो तो बता। सुशांत ने कहा, यार फ़ोन पर नहीं बता सकता, जल्दी मेरे घर पर आ, सब बताता हूँ। कमल ने कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। कॉल कट हो जाता है। कुछ ही देर में कमल सुशांत के घर पहुँचा। वहाँ का माहौल देखकर वह हैरान रह गया। सुशांत रो रहा था। श्रेया बार बार कमरे का दरवाज़ा पीटते हुए आशा आशा चिल्ला रही थी। सुशांत ने कहा, आशा ने खुद को कमरे में लॉक कर दिया है, वह अब दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। ये सब क्या हो रहा है यार? आशा सुशांत और श्रेया की इकलौती बेटी थी। उसकी उम्र 9 साल की थी। श्रेया और सुशांत उससे बहुत प्यार करते थे। शायद इसी प्यार की वजह से उन्हें कुछ अनिष्ट होने की आशंका थी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो सब लोग डर गए। सुशांत ने कहा, कमल, ये दरवाज़ा तोड़ देते हैं। 5-6 मिनट की मशक्क़त के बाद दरवाज़ा तोड़ दिया गया। अंदर झांक के देखा तो पाया आशा पलंग के पास बेहोश पड़ी थी। सुशांत ने चिल्लाया, आशा! पूरे फर्श पर खून ही खून था। आशा ने अपने दाहिने हाथ की नब्ज़ काट दी थी। उसके एक हाथ में खून से सनी ब्लेड पड़ी थी। श्रेया की चीख निकल पड़ी। ये तो गनीमत रही कि वक्त रहने कमल उसे हॉस्पिटल ले गया, नहीं तो उस नन्ही जान की मौत को टाल पाना बहुत मुश्किल था। श्रेया तो उसी वक्त बेहोश हो गई थी जब उसने आशा को इस हालत में देखा था। उसे कुछ देर बाद होश आया। सुशांत भी गिरते पड़ते कमल के पीछे पीछे हॉस्पिटल गया। सुशांत ने कहा, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होगा ना? डॉक्टर ने कहा,
अभी कुछ कहना मुश्किल है। आशा की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। उसे आईसीयू में रखा गया है। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुशांत ने कहा, डॉक्टर चाहे कितनी भी कीमत हो मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरी नन्ही जान को बचा लीजिए। सुशांत पूरी तरह से टूट चुका था। सबका रो रो कर बुरा हाल था। श्रेया भी रो रही थी। सबकी निगाहें आईसीयू की ओर टिकी हुई थी। लगभग 3 घंटे बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। श्रेया ने कहा, डॉक्टर डॉक्टर मेरी आशा ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, अब वो खतरे से बाहर है। कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। अब आप उससे मिल सकते हैं। सुशांत ने कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने कहा, वैसे कल्कि कौन है? आपकी बच्ची बेहोशी के दौरान बार बार उसी का नाम ले रही थी। सुशांत ने कहा, कल्कि? पता नहीं, ये नाम पहले कभी नहीं सुना। डॉक्टर ने कहा, एनीवेज अब आप अपनी बेटी से मिल लीजिए। सुशांत और श्रेया दोनों आईसीयू में गए। आशा सामने के वेंटिलेटर पे थी। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। धीमे धीमे कदमों से सुशांत उसके पास गया और उसके माथे को चूम लिया। अब जाकर कहीं दोनों की जान में जान आई थी। सुशांत के आंसू टपक टपक कर बरसात के भांति गिर गए थे। आशा जैसी भोली और मासूम लड़की ये कदम उठा लेगी, ये किसने सोचा था। कमल अभी भी बाहर चेयर पर सिर झुकाए बैठा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम थीं। सुशांत दौड़ा हुआ कमल के पास गया और उसे आशा के होश आने की बात बताई। कमल ने कहा, अब आशा ठीक है ना? सुशांत ने कहा, हाँ वो ठीक है। डॉक्टर ने बताया था कि वो बार बार कल की दोहरा रही थी। समझ में नहीं आ रहा कि कल्कि कौन है। जैसे ही कल्कि का नाम सुशांत की जुबान पर आया, एक क्षण के लिए कमल की गिगनी बंद गई। सुशांत ने कहा, क्या हुआ कमल? कमल ने कहा, कल्कि, यही नाम लिया ना तूने? सुशांत ने कहा, हाँ तो उसके बारे में जानता है क्या? कमल ने कहा, हाँ बहुत कुछ जानता हूँ उसके बारे में मैं, पर यहाँ नहीं बता सकता। तू मेरे घर चल। सुशांत ने कहा, ठीक है। कुछ ही देर में वे नितिन के घर पहुंच जाते हैं। सुशांत ने कहा, अब बता, ये कल्कि है कौन? कमल ने कहा, तू इतना जल्दी भूल गया यार? याद है तुझे बचपन में तेरे दादाजी हमें डरावनी कहानियां सुनाते थे? सुशांत ने कहा, हाँ याद है। तो? कमल ने कहा, कल्कि कोई आदमी या औरत नहीं है। कल्कि एक शाक पिशाचनी है। सुशांत ये बात सुनकर अंदर से दहल गया। सुशांत ने छूटते ही बोला, ये क्या बोल रहा है यार? कमल ने कहा, हाँ सुशांत, दादाजी की सुनाई हुई वो पुरानी कहानी याद है? मुझे तो पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन कल्कि ने अपने एक साथी के साथ मिलकर कई मर्डर किए थे और इसके कारण उसके गांव वालों ने उसे और उसके साथी को मार डाला था। दादाजी ने ऐसा बताया था कि कल्कि उसके बाद से कभी देखा नहीं गया और उसके बाद से ही जंगल में एक दहशत बन गई थी, शाक पिशाचनी नाम की। आशा उसी का नाम दोहरा रही है, इसका मतलब उसकी जान को भी खतरा है। सुशांत ने कहा, अब हम क्या करें? मैं जानता हूँ कि हमारी मदद कौन कर सकता है, चल मेरे साथ। सुशांत ने कहा, कौन? कमल ने कहा, चल चलते हैं। करीब 1 घंटे बाद दोनों किसी नदी के पास पहुँचते हैं। तू यहाँ क्यों लेके आया यार? कमल ने कहा, वो सामने देख। कुछ ही देर के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे एक अघोरी ध्यान मुद्रा में बैठा तपस्या कर रहा था। उसके पूरे शरीर पर भभूत लगी थी, लंबे लंबे बाल और दाढ़ी थी। वो काफ़ी लंबे समय से तप कर रहा था। उनकी भ्रम लगभग 80 साल से भी ज़्यादा प्रतीत हो रही थी। कमल ने पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। कमल की आवाज़ सुनकर अघोरी ने आंखें खोली। बाबा, हम पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। कल्कि
यही तुम दोनों की परेशानी का कारण है ना? कमल की बात पूरी होने से पहले ही अघोरी बोल पड़ा। सुशांत ने कहा, हाँ बाबा, आपने सही कहा। अघोरी ने कहा, तुम दोनों ने व्यर्थ अपना समय बर्बाद किया। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो अतृप्त शाक पिशाचनी तुम्हें मार कर ही दम लेगी। कमल ने कहा, नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। सिर्फ आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हम बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। अगर बात सिर्फ मेरी जान की होती तो मुझे कोई गम नहीं होता, लेकिन वो शाक पिशाचनी मेरे दोस्त और उसकी फैमिली को भी मौत के घाट उतारना चाहती है। मैं पहले ही अपना एक दोस्त खो चुका हूँ, अब दूसरा नहीं खोना चाहता। हमारी मदद कीजिए बाबा, बचाइए हमें। सुशांत ने कहा, हमें नहीं मालूम कि वो हमें क्यों मारना चाहती है। हमने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? बाबा, हमारी मदद कीजिए। वह कोई साधारण शाक पिशाचिनी नहीं है, वह काली शक्तियों से परिपूर्ण है। तुम्हारे साथ ये अन्यान्यास नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक अलसुलझी कहानी है, और ये गुत्थी तुम लोगों को खुद सुलझानी होगी। तुम दोनों वो पहले इंसान नहीं हो जिनके साथ ऐसा हो रहा है। सुशांत ने कहा, क्या मतलब है आपका? पहले भी वह चुड़ैल कई लोगों को मार चुकी है और आगे भी वह कई लोगों को मारेगी। हम उससे कैसे बच सकते हैं? कोई तो समाधान होगा ना बाबा। उससे बचने के सिर्फ दो उपाय हैं। और वो क्या है बाबा? पहला उपाय ये है कि अगर तुम दोनों में से कोई एक अपनी जान खुशी खुशी देता है तो वह शाक पिशाचनी तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। और दूसरा, जहाँ उसके मृत शरीर को दफनाया गया था उसे खोद कर उसके कंकाल को अग्नि को समर्पित करना होगा, तभी उसे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन याद रहे, उसके मरे हुए शरीर को जलाने से पहले तुम्हें अपने खून की एक बूंद उस पर गिरानी होगी। ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। इस काम में एक लड़की तुम दोनों की मदद करेगी। कमल ने कहा, लेकिन एक लड़की उस दैत्य शक्ति से लड़ने में हमारी मदद कैसे कर पाएगी? और वह लड़की कौन है? अघोरी ने कहा, वह लड़की एक साधारण लड़की नहीं है। वह कभी भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। तुम्हें खुद उसे तलाशना होगा। याद रखना, तुम्हारी तकदीर उससे जुड़ी हुई है, सिर्फ वही तुम्हें बचा सकती है। कमल ने कहा, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? अघोरी ने कहा, तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत नहीं, वह खुद तुम्हें पहचान लेगी। उसके दाएं हाथ पर एक त्रिशूल का चित्र होगा। कमल ने कहा, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत और कमल उन्हें प्रणाम करके निकल रहे थे। बाबा ने कहा, विजयी भव, महाकाल तुम्हारी रक्षा करेंगे। जय भोलेनाथ। दोनों वहाँ से वापस नितिन के घर आ गए। अब उनमें जिंदा रहने की थोड़ी उम्मीद और बढ़ गई थी, साथ ही साथ ईश्वर में विश्वास भी। कमल ने कहा, इतना तो पता चल ही गया है कि हम उससे कैसे बच सकते हैं, मगर उसके मरे हुए शरीर को हम ढूंढेंगे कैसे? सुशांत ने कहा, मालूम नहीं यार, लेकिन इस श्राप को टालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो शाक पिशाचिनी ना जाने और कितने बेगुनाह लोगों को मारेगी। कमल ने कहा, हाँ यार, ये तो है। सुशांत ने कहा, अरे, अरिजीत की मौत उस जंगल में एक पेड़ के नीचे हुई थी। हो सकता है उसी पेड़ के नीचे कल्कि का मित्र शरीर हो। कमल ने कहा, हो सकता है, पर ऐसा ज़रूरी भी तो नहीं है। सुशांत ने कहा, अगर हम सब ये शहर ही छोड़ दें तो? कमल ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं होगा यार, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन वो शाक पिशाचिनी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पहले अरिजीत, फिर आशा, और अब पता नहीं उस शाक पिशाचिनी का अगला शिकार कौन होगा। वह हम दोनों को मारने की कोशिश भी कर चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हम तो बस बैठकर उसके अगले कदम का इंतज़ार कर सकते हैं। बाबा ने जिस लड़की की बात करी थी, अगर वो लड़की हमें मिल जाए तो शायद हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं, लेकिन तब तक हम दोनों को संभल कर रहना होगा। सुबह 12 बजे का वक्त है। कमल एक पार्क में बेंच पर बैठा उदास था। पास में ही चहलकदमी हो रही थी। कोई योगा कर रहा है
तो कोई यूं ही बातें कर रहा था और कुछ बच्चे खेल रहे थे। कमल को हर वक्त यही चिंता सता रही थी कि कहीं वह शाक पिशाचनी किसी का रूप लेकर उसके पास ना आ जाए और उसे जान से ना मार दे। बीते हुए दिनों से उसकी सारी ज़िंदगी बदल गई थी। सूरज की कुछ किरणें कमल के चेहरे पर पड़ रही थी। अरे यार, कहते हुए कमल उठ खड़ा हुआ और पार्क से बाहर निकल गया। अब कमल सड़क के किनारे था। गाड़ियां लगातार आ जा रही थी, इसलिए वह सड़क के उस ओर नहीं जा पा रहा था। सड़क के उस ओर एक लड़की बेंच पर बैठी थी। उसे देखते ही कमल कुछ पलों के लिए उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह लड़की जींस टॉप पहने हुए थी, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, होठों पर लाल लिपस्टिक। वह अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी। कमल को अपनी ओर घूरता देख पहले तो वह असमंजस में पड़ गई, पर अगले ही पल वह मुस्कुरा दी। कमल सड़क के उस किनारे पहुंचा। 2 ही कदम चला था कि उसके कदम थम गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ रखा हो। जैसे ही उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसने आगे बढ़ने के लिए कदम फिर उठाए, मगर वह चल भी नहीं पा रहा था। उसके जूते सड़क पर चिपक गए थे। सिर्फ जूते ही नहीं, उसे कमर के नीचे का भाग महसूस ही नहीं हो रहा था। कमल ने कहा, ये क्या हो रहा है? मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मानो उसे लकवा मार गया हो। वह चल ही नहीं पा रहा था। अब वह मेन रोड के बीचों बीच खड़ा था। आसपास ऐसा कोई नहीं था जिसकी वह मदद ले सके। कमल महसूस कर पा रहा था कि उसके पैर हिल तक नहीं रहे थे। सुशांत भी पास में ही नहीं था। बहुत तेज हॉर्न के साथ एक ट्रक उसकी ओर बढ़ता रहा। लाख कोशिश के बावजूद भी कमल जरा भी नहीं हिल सका। शायद ये उसका आज अंतिम समय था और उस कल्कि की एक जानलेवा कोशिश। कमल ने चिल्लाया, ओह नो, अब मैं गया। वह ट्रक बहुत तेजी से दूरी को चीरते हुए कमल की ओर बढ़ रहा था। कमल के चेहरे पर पसीना नजर आ रहा था। वह एक लाचार खड़ा था। कमल ने कहा, अब डरने से कोई फ़ायदा नहीं। जो मेरे नसीब में है उससे मैं नहीं भाग सकता। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और निस्तेज भाव से खड़ा रहा। ट्रक उसे कुचलने ही वाला था कि कोई भारी भरकम चीज़ कमल पर गिरी और कमल साइड में गिर गया। ट्रक पास में से गुजर गया। कमल सड़क पर गिरा था और बेंच पर बैठी वह लड़की कमल की बाहों में थी। उस लड़की के बाल कमल की आंखों को छू रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बच गया है। उस लड़की का एक हाथ कमल के दिल पर था। कमल की धड़कनें बढ़ गई थी। वह सब कुछ भूलकर उस लड़की की आंखों में डूब गया था। अगले ही पल जोरदार बारिश शुरू हो गई। वह लड़की झट से कमल के ऊपर से हट गई। कमल भी खड़ा हो गया। दरअसल उस लड़की ने जोर से कमल को धक्का दिया था, जिससे कमल कुछ दूर जा गिरा था और वह लड़की भी कमल के ऊपर गिर गई थी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कमल ने कहा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे, तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है क्या? पहले खुद ही सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हो और फिर खुश हो रहे हो कि तुम्हारी जान बच गई। अजीब किस्म के इंसान हो यार तुम। वह लड़की गुस्से से कमल को घूरने लगती है। कमल ने कहा, आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। मेरी ज़िंदगी अब वैसे भी इतनी ही बची है। क्या मतलब है तुम्हारा? वह लड़की बोली। कमल ने कहा, जाने दो, मेरी बातों पर वैसे भी कोई कैसे यकीन करेगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कहीं और चलकर बातें करें? वह लड़की बोली। कमल ने कहा, ठीक है। दोनों पास के कॉफ़ी शॉप पर चले गए। कमल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से शुरुआत की जाए। वैसे मेरा नाम सरस्वती है, वह कमल ने कहा। आई एम कमल। सरस्वती ने कहा, कल की कौन है? एकदम से कमल खड़ा हो गया। घबराओ मत, मैं कल की नहीं हूँ। तुम मन ही मन उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। है कौन वो? कमल ने कहा, तुम्हें कैसे पता मैं मन ही मन उसके बारे में सोच रहा हूँ? मैं किसी का भी दिमाग पढ़ सकती हूँ।
उसके साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, मैं सब जान सकती हूँ। कमल ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी यार। कमल ने कहा, तो मैं क्या कह सकता हूँ? जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम हो। सरस्वती ने कहा, पता नहीं। कमल ने कहा, तुम्हारे दाएं हाथ पर कोई टैटू है क्या? सरस्वती ने कहा, अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता? एक त्रिशूल जैसा है कुछ, उसे हाथ दिखाते हुए बोली। सरस्वती के हाथ पर वह त्रिशूल देखकर कमल खुशी से उछल पड़ा। तुम किसी के बारे में कुछ भी जान सकती हो, तो फिर क्या तुमने इस टैटू के बारे में कुछ जानने की कोशिश करी? हाँ हाँ, बहुत बार की, मगर इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। कमल को विश्वास हो चुका था कि गौरी बाबा ने जिस असाधारण लड़की के बारे में बताया था, ये वही लड़की थी। उसकी खुशी की सीमा नहीं थी। अब वह उस शाक पिशाचनी को हरा सकता था। ओह हेलो, कहाँ खो गए तुम? इसके आगे की कहानी मैं अगले भाग में सुनाऊंगा। अगली वीडियो में आपको पूरी कहानी सुनने को मिलेगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 5 लोगों का एक परिवार रहता था। एक माँ, पिता और 3 बच्चे। गांव एकदम घने जंगलों से घिरा हुआ था और हर कोई शांति से रहता था। लेकिन एक दिन अजीब चीजें होने लगी। लोग गायब होने लगे और कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ है। ग्रामीण डरे हुए थे और अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक रात 5 सदस्यों के परिवार ने जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में टहलने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि वे एक जाल में चल रहे थे। जैसे ही वे जंगल में गहरे चले गए, उन्हें अचानक अजीब आवाज़ें सुनाई दी। फुसफुसाहट, कदमों की आहट और हंसी। वे डर गए और वापस भागने लगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो खो गए हैं। उन्होंने अपना रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि जंगल बदल गया है और उन्हें अपना रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे ही रात हुई, भयानक जीवों के एक समूह ने परिवार पर हमला किया। वे संसार के नहीं थे और उनका रूप पहचानने से परे था। परिवार ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन जीव बहुत मजबूत थे। एक एक करके परिवार के प्रत्येक सदस्य को जीव ले गए और कभी दिखाई नहीं दिए। ग्रामीणों ने परिवार की तलाश की, लेकिन वे नहीं मिले। उस दिन के बाद फिर कभी वन में प्रवेश करने का साहस वहाँ पर किसी ने भी नहीं किया। ग्रामीणों ने कानफूसी की कि जीव अभी भी जंगल में रहते हैं, अपने अगले पीड़ित की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साल बीतते गए और लापता परिवार की कहानी एक किंवदंती बन गई। लेकिन एक दिन यात्रियों का एक समूह गांव से गुजरा और जंगल का पता लगाने का फैसला किया। वे किंवदंतियों में विश्वास नहीं करते थे और सोचते थे कि यह एक महान साहसिक कार्य होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि किंवदंतियाँ सच थीं। प्राणी अब भी वही थे, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। यात्री को फिर कभी देखा नहीं गया और ना ही कभी सुना गया था। आज तक जंगल वीरान पड़ा हुआ है और माना जाता है कि जीव अभी भी वहाँ निवास करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप ध्यान से सुनते हैं, तब भी आप प्राणियों की फुसफुसाहट, कदमों की आहट और हंसी सुन सकते हैं। ये कहानी महज एक किंवदंती है, लेकिन कहा जाता है कि जो जंगल में घुस जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यदि आप कभी गांव में आते हैं तो जंगल में दूर रहना और किंवदंती को जीवित रखना सबसे अच्छा है। नहीं नहीं, प्लीज़ उसे मत मारो। तभी अचानक मेहुल की आंखें खुलती हैं। घबरा कर बैठ गया वो। उसकी पत्नी रूपाली, उसकी भी आंखें खुल गई थी। क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, एक बुरा सपना था। तुम सो जाओ, मैं पानी पी कर आता हूँ।
मेहुल पानी पीने नीचे चला गया। अभी पानी पी ही रहा था कि उसने किसी को बात करते हुए सुना। मेहुल घबरा गया। भला इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? आवाज़ के पीछे मेहुल जाने लगा। आवाज़ एक कमरे में से आ रही थी जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था। मेहुल ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था और आवाज़ भी बंद हो गई। ये सोचते हुए मेहुल अपने कमरे में चला गया कि उस डरावने सपने की वजह से ऐसा महसूस हुआ है। मेहुल अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह मेहुल फ्रेश होकर अपने काम पर चला गया। उसकी पत्नी अपने काम में लगी हुई थी। तभी बाहर से किसी ने बेल बजाई। रूपाली जब गेट खोली तो वहाँ कोई भी नहीं था। रूपाली गेट बंद करके अंदर चली गई। रात काफ़ी ढल चुकी थी और मेहुल अभी तक आया नहीं था। मेहुल को आने में काफ़ी देर हो गई थी। रूपाली कहती है, चलो कोई नहीं, जब तक ही आएंगे तब तक इनके लिए खाना तैयार करके रख देती हूँ। रूपाली खाना बनाने में लग गई। अभी वह खाना बना ही रही थी तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह एकदम से डर गई। रो कौन रहा है जबकि घर में तो मैं अकेली ही हूँ। रूपाली डरती हुई आवाज़ के पीछे जाने लगी। वह उसी कमरे के पास पहुंची जहां मेहुल गया था। जब रूपाली अंदर गई तो उसके होश उड़ गए। अंदर एक जवान लड़की रो रही थी और उसके सामने एक लड़के की लाश पड़ी थी। तभी बाहर से मेहुल ने आवाज़ लगाई। रूपाली भागी भागी मेहुल के पास पहुंची। मेहुल उसे घबराए देख परेशान हो गया। रूपाली ने सारी बात मेहुल को बताई। मेहुल और रूपाली उस कमरे में पहुंचे जहां ये सब हुआ था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। रूपाली ने कहा, मेहुल अचानक से वो कहाँ चली गई? रूपाली, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं मेहुल, सच में मैंने यही उन्हें देखा था, मेरी बात पर यकीन करो। ठीक है, पहले हम अपने कमरे में चलते हैं। अगली सुबह मेहुल और उसकी पत्नी पड़ोस वाले के घर गई। उन्होंने उस बंगले के बारे में पूछा। पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने सारी बात बताई। बहुत पहले इस मकान में एक ज़मींदार रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ने जाती। उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। जब यह बात ज़मींदार को पता चली तो उसने उन दोनों को मारने की ठान ली। एक दिन ज़मींदार ने बड़े प्यार से अपने बेटी से कहा, आज रात तुम अपने लवर को रात के डिनर पर बुलाओ, इसी बहाने मैं उससे भी मिल लूँगा। रात को दोनों डिनर पे आए। ज़मींदार ने अपनी योजना के तहत उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। तब उस घर में उन दोनों की आत्मा भटक रही है। ये सब सुनकर मेहुल और रूपाली के पसीने छूट गए। उन्होंने तुरंत उस मकान को छोड़ने का निर्णय कर लिया और अगले दिन ही उस मकान से किसी और मकान में शिफ्ट हो गए। लेकिन आज भी मेहुल और रूपाली उस रात को नहीं भूलते जब उन्होंने वो डरावना नज़ारा देखा था। कहाँ जा रही है बेटा? माँ ने अपनी बेटी सोनाक्षी से पूछा। माँ, आज मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ओके मम्मी, बाय। सोनाक्षी वहाँ से चली गई। अरे सोनाक्षी, तुम कहाँ रह गई थी यार? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। शाहिद थोड़े गुस्से में बोला। ओके ना, सॉरी। अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब चलें? हाँ चलो बैठो। दोनों गाड़ी में बैठ गए। शाहिद गाड़ी ड्राइव करने लगा और सोनाक्षी आगे वाली सीट पर बैठ गई। दोनों बहुत खुश थे। शाहिद ने पूछा, तुमने घर वालों को तो नहीं बताया ना कि साथ में हम घूमने जा रहे हैं? नहीं यार, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने मम्मी से कहा कि मैं अपने साथियों के साथ घूमने जा रही हूँ। पर शाहिद, हम जा कहाँ रहे हैं? चलो तो सही,
एक सरप्राइज़ है। सोनाक्षी बहुत खुश हो गई। सोनाक्षी और शाहिद दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे और साथ में एक कक्षा में ही पढ़ते थे। शाहिद गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ ली और अंदर जाने लगा। अचानक बीच जंगल में गाड़ी रुक गई। क्या हुआ शाहिद, तुम बीच जंगल में गाड़ी क्यों रोक दी?" शाहिद ने कहा, गाड़ी ख़राब हो गई है, अब क्या करें?" सोनाक्षी ने घबराते हुए कहा, रात भी बहुत हो गई है, हमें सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सोनाक्षी शाहिद के पीछे पीछे चलने लगी। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है, पर यहाँ तो खाई है, तुम देखो तो सही। सोनाक्षी ने जैसे ही खाई की तरफ अपने कदम बढ़ाए, वैसे ही शाहिद ने उसे धक्का दे दिया। सोनाक्षी खाई में गिर गई। शाहिद ने तेज़ी से गाड़ी घुमाई और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। उसे एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कोई उसके पिछले वाली सीट पर बैठा है। वह तेज़ी से घर गया, सोने चला गया। कुछ ही देर में उसकी आंखें खुली। ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। शाहिद घबरा गया। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। वह डर के मारे ज़ोर से चिल्लाया और उठा। खिड़की के पास कोई और नहीं बल्कि सोनाक्षी ही खड़ी थी। तु, 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 तुम तो खाई में गिर गई थी ना, तो फिर बच कैसे गई?" सोनाक्षी ने गुस्से में कहा, पीछे देख। शाहिद ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर कटे फटे के निशान थे। उसका शरीर खून से लथपथ था। सोनाक्षी ने कहा, पहचाना इसे, कौन है? ये वही है जिसे तुमने उसी खाई में धक्का दिया था। औरत, इसी ने मेरी जान बचाई। नेहा, तुम? हाँ मैं। तुमने ना जाने कितनी मासूम लड़की की जान ली है, लेकिन अब नहीं, इस बार तुम नहीं बचोगे। नेहा ने उसे अपने साथ घसीटते हुए उसी खाई में धक्का देकर मार दिया और सोनाक्षी अपने घर चली गई। उसने उस धोखेबाज को कभी माफ़ नहीं करा और ना उसके जहन से वो बात निकल पाई। भूत प्रेत होता है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि भूत प्रेत सच में होते हैं। मैं आज आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। मैंने अपने घर वालों से सुना है। जो बहुत पहले जब हमारा घर नहीं बना था, तब घर के पीछे कुआं था। उस समय चापाकल की व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग कुएं से ही अपनी गृहस्थी का कार्य किया करते थे। पास में ही एक पड़ोसी राजू नाम के रहा करते थे, जो अक्सर अपने घर वालों के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन पता नहीं उनके मन में क्या आया कि वह आधी रात में उस कुएं में छलांग लगा दिए और उसी में डूब के मर गए। बहुत बार गांव वालों ने कुएं के पास रात में किसी को बैठे हुए देखा, तो कभी मदद के लिए गुहार लगाते हुए देखा। जब हमारा घर बना तो कुएं को भर दिया गया। का काम अभी आधा भी नहीं हुआ था कि एक मज़दूर काम करते हुए नीचे गिर गया। फिर तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी जान बच गई। घर पूरी तरह से तैयार हो गया था। उसके बाद से घर में कुछ ना कुछ घटनाएं घटने लगती हैं, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। एक बार दादाजी उसी कमरे में सोए हुए थे जिसके नीचे कुआं था। घर में अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय तो लाइट की उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तभी किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। उन्होंने ये सोचकर उस बात को टाल दिया कि शायद कोई बिल्ली होगी, और वो फिर सो गए। आधी रात को उनकी नींद खुली तो ऐसा लगा जैसे कोई छत पर चल रहा है। डरते डरते वो छत पर गए, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। रोज़ ऐसा ही होता रहा, कभी किसी के चीखने की तो किसी के दरवाज़ा पीटने की। ऐसी ही आवाज़ें उन्होंने कई बार सुनी, तो उन्होंने तंग आकर
पास में ही सिद्ध बाबा को ये सारी बातें विस्तार में बता दी। उन सिद्ध बाबा ने तुरंत घर चलने के लिए कहा। दोनों जब घर पहुँचे तो वो सिद्ध बाबा घर के अंदर पैर रखने ही वाले थे कि उन्हें कुछ अनुभव हुआ और वह अंदर नहीं गए। उन्होंने बताया कि हमारे घर पर किसी आत्मा का वास है। ये कोई और नहीं बल्कि राजू काका की आत्मा है। पंडित जी ने हमें 21 दिनों के लिए जाप करने को कहा। उसके बाद क्या हुआ ये बात मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर पता है कि पंडित के बताए उस उपचार के बाद फिर कभी किसी आत्मा का साया हमारे घर के आसपास भी नहीं मंडराया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट से क्या होता है ना कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब पर्सनली कमेंट बहुत पसंद है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप ना कम से कम इस वीडियो के नीचे 20 या 21 कमेंट करें। हमारा टारगेट है, तो जल्दी जल्दी करें।